वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कार्ब्यूरेटर। ये आपके आईसी इंजन में यूनिट नंबर 3 का पार्ट है और अभी के सिचुएशन के हिसाब से हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप पिछले 2-3 सालों का आईसी इंजन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे एग्ज़ाम का, तो आप पाएंगे कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं आईसी इंजन में, और उन 3 न्यूमेरिकल्स में से 2 न्यूमेरिकल तो आपके यूनिट नंबर 5 में से पूछे जाते हैं, जो कि परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन है, जो हम क्लासरूम में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर बार कार्ब्यूरेटर वाले टॉपिक से पूछा जाता है, तो इस लिहाज से भी ये कार्ब्यूरेटर एक बहुत ही प्रेफरेबल और स्कोरिंग टॉपिक है, और इसलिए मैंने आज के डिस्कशन के लिए इसको सिलेक्ट किया है। मैं टॉपिक में आगे चलूँ उसके पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि इस चैप्टर में इस यूनिट का कंटेंट क्या क्या है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो यूनिट के सारे कंटेंट को हम 4 सब पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें से पहले पार्ट में हम मिक्सचर रिक्वायरमेंट के बारे में सीखते हैं। मिक्सचर रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कि किसी आईसी इंजन के लिए अप्रोप्रिएट मिक्सचर क्या होता है, रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर किसको कहते हैं, कौन से रनिंग कंडीशन में मिक्सचर रिच होना चाहिए, कौन से रनिंग कंडीशन में मिक्सचर लीन होना चाहिए, दोनों का अपना क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है। ये सब मिक्सचर कंटेंट वाले टॉपिक में या मिक्सचर रिक्वायरमेंट वाले टॉपिक में हमें देखना है। दूसरा है सिंपल कार्बोरेटर का फंक्शनल फीचर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो किसी सिंपल कार्बोरेटर के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी चैप्टर में, इसी सब पार्ट में हमें सिंपल कार्बोरेटर से रिलेटेड, उसके डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। आपके इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल आता है वो इसी पार्ट में से आता है। तीसरा पार्ट है कंप्लीट कार्बोरेटर का, जिसको हम मॉडर्न कार्बोरेटर भी कहते हैं। तो सिंपल कार्बोरेटर सिंपल होने की वजह से उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, वो बहुत सारे फंक्शन जैसा ज़रूरी है वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कार्बोरेटर को हम एनरिच करते हैं बहुत सारे एडिशनल एसेसरीज से, एडिशनल कंपोनेंट्स लगा के। तो वो कौन से एडिशनल कंपोनेंट्स हैं, क्या उनका रोल है और किस तरह से वो सब मिला के एक मॉडर्न कार्बोरेटर बनता है, ये हम इसके थर्ड सब पार्ट में सीखेंगे। इसका लास्ट सब पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, जो कि अदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स के बारे में है। मसलन MPFI क्या होता है, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम किसको कहते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन कैसे होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी लर्न इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो तो ये जो पहला मिक्सचर रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी एसेंशियल। अगर ये पार्ट आपको ठीक से समझ में आया तो अगले कुछ चैप्टर्स में, अगले कुछ यूनिट्स में भी हर जगह पे इसका थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। सिंपल कार्बोरेटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, फार्मूला डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ये इतने पार्ट में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो ये आप नहीं छोड़ा जा सकने वाला एक पार्ट है। कई बार थ्योरी क्वेश्चन, जो एक लास्ट थ्योरी क्वेश्चन बचता है, वो इन दोनों पार्ट में से एक में आता है, और खासकर ये लास्ट वाले पार्ट में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर थ्योरेटिकल आता है। तो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कैसे, कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं सिंपल कार्बोरेटर के फंक्शनल और कंस्ट्रक्शनल डिटेल से। तो ये जो कार्बोरेटर वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, जिसमें पहला वर्ड कार्ब जो है वो कार्बन का एब्रिविएशन दिया गया है और दूसरा है एयर। तो कार्बन मतलब फ्यूल। इंजन में हम जानते हैं कि फ्यूल के प्रॉपर कंबशन के लिए अकेला फ्यूल अकेले जलने में कैपेबल नहीं है, तो उसको ऑक्सीजन का असिस्टेंस चाहिए। फ्यूल के प्रॉपर कंबशन के लिए फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए, जो उसको मिलता है एयर से। और सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेजेंस ही ज़रूरी नहीं है, एक बहुत ही अप्रोप्रिएट मिक्सचर भी होना चाहिए, एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए फ्यूल का एयर के साथ, तभी जाके वो फ्यूल का इफेक्टिव प्रॉपर कंबशन इनसाइड द इंजन हो पाता है। और पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये जो अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है या अप्रोप्रिएट जो रेशियो है एयर का और फ्यूल का, वो 1:14.7 का आइडियल माना जाता है। इसी रेशियो को हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं।
प्रॉपर कम्बशन के लिए ये रेशियो मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोरेटर। तो बेसिक फंक्शन अगर हम कार्बोरेटर का देखें तो इसके दो फंक्शन हैं। पहला, ये फ्यूल का एयर के साथ एक प्रॉपर आइडियल मिक्सचर जनरेट करता है, क्रिएट करता है। और दूसरा, ये फ्यूल और एयर के मिक्सचर को, जिसको हम चार्ज कहते हैं, इंजन तक सप्लाई करता है। तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर इज कॉल्ड कार्बोरेशन एंड द डिवाइस विच एग्जीक्यूट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोरेटर। अगर आप कार्बोरेटर को बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि कार्बोरेटर इज नथिंग बट अ सिंपल मेटेलिक ट्यूब, शॉर्ट लेंथ का एक सिंपल मेटेलिक ट्यूब होता है, जिसके वन एंड पे एक एयर फिल्टर होता है और द अदर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू इनटेक मैनिफोल्ड ऑफ द इंजन। तो एक ट्यूब है, मेटेलिक ट्यूब है, और देयर एग्जिस्ट अ बाउल। दिस बॉटम पार्ट ऑफ दिस कार्बोरेटर इज actually a fuel bowl, little fuel bowl. So this fuel bowl is a temporary storage or reservoir that contains fuel which is later supplied to the engine. So carburetor is nothing but a tube along with this fuel bowl. So both these components all together constitutes a carburetor. इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएं तो मैं इसको आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोरेटर इज बेसिकली ए ट्यूब। तो दिस ट्यूब इज नॉट अ नॉर्मल ट्यूब बट इज अ वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब कहने का मतलब है कि इसका डायमीटर, क्रॉस सेक्शन अंदर की तरफ से धीरे धीरे कम होता चला जाता है एंड दिस लीस्ट क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ दिस ट्यूब इज कॉल्ड नेक ऑफ द वेंचुरी। तो यहाँ पे जहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम है, ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट कहलाता है वेंचुरी का नेक। नाउ apart from this tube, as I told you, the bowl, that fuel bowl is called float chamber. तो उस fuel bowl को हम float chamber कहते हैं and this float chamber is connected to this venturi or this tube with a connection which is called as main fuel jet. So this tube is called main fuel jet tube. Now the other end of this float chamber connects the fuel tank. So fuel tank से फ्यूल ग्रेविटी के थ्रू इस फ्लोट चैम्बर पे आता है और इस फ्लोट चैम्बर को फ्यूल से भर देता है। द फ्यूल दैट फिल्स दिस फ्लोट चैम्बर ऑल्सो फ्लोज थ्रू दिस मेन फ्यूल जेट टुवर्ड्स दिस वेंचुरी नेक। तो चूंकि ये कनेक्शन है, ओपन है, तो यहाँ से जो भी फ्यूल आएगा वो इस वेंचुरी नेक पे जाएगा। अब देयर एग्जिस्ट अ फ्लोट inside this float chamber. So this float is nothing but a cork like thing, जो कि इसके ऊपर तैर रहा होता है, हल्का होता है फ्यूल से, तो इसके ऊपर तैरता रहता है। And this float has a needle like valve. So this float along this with this valve is called needle valve or float needle valve or float valve. So this float valve is nothing but you might have seen something like this float valve in your toilet flush. Sometimes we have also seen this in overhead tanks. In that overhead tanks, this float valve or the needle valve is, in more popular words, it is called as a ball valve. जहाँ पे एक स्फेरिकल प्लास्टिक का बॉल होता है जो कि वाटर इनलेट को क्लोज कर देता है जब वो टैंक भर जाता है। तो सिमिलरली ये फ्लोट वाल्व का फंक्शन क्या है कि जैसे ही इस फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का एक डिजायर्ड लेवल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दिस फ्लोट वाल्व क्लोजेस दिस इनलेट ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जो इनलेट है उसको क्लोज कर देता है। तो दिस फ्लोट वाल्व हेल्प्स अस टू मेंटेन अ डिजायर्ड, प्री डिजायर्ड लेवल इन दिस फ्लोट चैम्बर। तो ये प्री डिजायर्ड लेवल है। अच्छा, दिस फ्लोट चैम्बर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो द स्पेस अबव दिस fuel in this float chamber is filled up by atmospheric air. इसका मतलब यह है कि थ्रूआउट इस चैम्बर के ऊपर, फ्यूल के ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन होता है जो कि 1.01325 बार के बराबर होता है। सिमिलरली ये जो मेन फ्यूल जेट का दूसरा एंड है, दिस अदर एंड ऑफ दिस मेन फ्यूल जेट इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे भी नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पे भी 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम है। नाउ दिस होल असेंबली ऑल टुगेदर कैन बी रिप्लेस्ड बाय, मतलब कैन बी
सिंप्लीफाइड लाइक अ यू ट्यूब मैनोमीटर। तो जैसे कि यू ट्यूब मैनोमीटर में होता है, अगर यू ट्यूब मैनोमीटर में यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम है तो ये मरकरी का लेवल दोनों ही ट्यूब्स में सेम रहता है। जैसे ही एक जगह पे प्रेशर डाउन होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे मरकरी का डिप्रेशन होगा और यहाँ पे मरकरी का राइज होगा। अगर यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ मरकरी नीचे चला जाएगा, यहाँ मरकरी ऊपर आ जाएगा, और ये जो डिफरेंस है वो हम प्रेशर डिफरेंस के रूप में रीड कर लेते हैं। या अगर मान लीजिए यहाँ प्रेशर कम हुआ तो भी ये ऊपर आ जाएगा, ये अपने आप डिप्रेस हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे फ्लोट चैम्बर में यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर का लेवल सेम है। इसका मतलब है इन दोनों जगह पे फ्यूल का लेवल भी सेम होगा। तो ये सेम फ्यूल लेवल एग्जिस्ट at both the ends, I mean at this float chamber and at this other end of main fuel jet। तो यहाँ दोनों जगह पे सेम लेवल मेंटेन रहता है। इस मेन फ्यूल जेट पे जहाँ तक फ्यूल का लेवल है उसके ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज नोजल लिप और लिप ऑफ द नोजल। दिस नोजल लिप इज डिनोटेड बाय स्मॉल z। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नोजल लिप इज टू रेस्ट्रिक्ट द स्पिलिंग ऑफ दिस फ्यूल। मतलब मान लीजिए आप कभी व्हीकल को टिल्ट करते हैं या टेढ़ा करते हैं तो यहाँ से फ्यूल का स्पिल मत हो, ये फ्यूल बाहर स्पिल आउट ना हो, इसके लिए ये थोड़ा सा पोर्शन ऊपर बढ़ा के ऊंचा बनाया जाता है, जिसको हम नोजल लिप कहते हैं। अब किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चूंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेट मी कॉल दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 0.1। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो इस यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसको भी हम 0.1 कह लेते हैं। तो यहाँ और यहाँ 1 पॉइंट है सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये नोजल लिप पे या वेंचुरी के नेक पे इस जगह के प्रेशर को हम 2 पॉइंट कह लेते हैं, मतलब इस जगह को हम 2 कहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से 1 और 2 के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब 2 का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे फ्यूल का लेवल ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट करेगा। अगर किसी तरह से यहाँ 1 और 2 में भी फ्यूल मतलब प्रेशर में डिफरेंस हुआ, मान लीजिए किसी तरह से कि यहाँ का प्रेशर सपोज पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर कम हो गया कंपेयर टू दिस पॉइंट 1 प्रेशर एट दिस पॉइंट 1, तो क्या होगा कि अगर पॉइंट 2 का प्रेशर कम हुआ इसका मतलब है कि पॉइंट 1 का प्रेशर ज़्यादा है। अगर पॉइंट 1 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फ्यूल का लेवल जो है पॉइंट 1 पे इस फ्लोट चैम्बर पे वो नीचे जाएगा, और जैसे ये फ्यूल का लेवल फ्लोट चैम्बर पे नीचे जाएगा ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, यही सेम फ्यूल का लेवल इस पॉइंट 2 पे मतलब नोजल लिप पे ऊपर बढ़ेगा। तो अगर यहाँ फ्यूल नीचे गया तो यहाँ पे फ्यूल ऊपर जाएगा, और अगर ये फ्यूल एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर नोजल लिप के हाइट से भी ज़्यादा ऊपर जाए तो ये बाहर की तरफ स्पिल होने लगेगा, और जैसे ये बाहर की तरफ स्पिल होगा इधर से बाहर से आने वाला हवा इसके साथ मिक्स होगा और इसको कैरी करके ले जाएगा इंजन की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो वेंचुरी ट्यूब है ये एक तरफ एटमॉस्फेयर के लिए खुला रहता है, दूसरी तरफ इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से अगर एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ट्यूब में से या नोजल लिप में से बाहर निकलने वाले फ्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो इस फ्यूल को अपने साथ ब्लो करके वो इंजन तक लेके चला जाता है, कैरी करके ले जाता है। तो इस तरह से कार्बोरेटर फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंजन की तरफ सप्लाई करता है। तो ये तो हुआ बेसिक इसका वर्किंग। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा? तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे कैसे? चूंकि मैंने बताया कि ये ट्यूब नॉर्मल ट्यूब नहीं है, एक वेंचुरी ट्यूब है। इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये नेक है, मतलब मिनिमम क्रॉस सेक्शन है। मतलब ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक का इसका पार्ट एक नोजल की तरह बिहेव करेगा। हम जानते हैं कि अगर किसी ट्यूब में से जिसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर उसका डायमीटर हम ग्रेजुअली कम करते चले जाएं तो उसकी फ्लो की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और अगर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब है कि उसकी प्रेशर एनर्जी में डिप्रेशन हुआ होगा, प्रेशर एनर्जी कम हुई होगी। हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व है, तो अगर एक एनर्जी कोई बढ़ रही है, एक फॉर्म की एनर्जी बढ़ रही है तो देयर ऑट टू डिक्रीज सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर फ्लूइड अगर किसी पाइप से फ्लो हो रहा है और उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होता है, तो ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है कि
उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब है कि प्रेशर कम हो रहा होगा। तो अगर एटमॉस्फेयर से यहाँ से हवा आ रहा है, तो जैसे ही वो हवा इस वेंचुरी ट्यूब के नेक तक पहुँचता है उस वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और अगर यहाँ प्रेशर ड्रॉप हुआ तो यहाँ का प्रेशर तो इस पॉइंट 1 का मतलब फ्लोट चैम्बर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है, और यहाँ का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे गया मतलब यहाँ पे इस फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का लेवल नीचे जाएगा। फ्लोट चैम्बर में अगर फ्यूल का लेवल नीचे गया तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे नोजल लिप पे फ्यूल का लेवल ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो फ्यूल बाहर आ जाएगा। और चूंकि हवा इधर से फ्लो हो ही रहा था तो वो हवा अपने साथ कैरी करके इन फ्यूल पार्टिकल्स को पार्टिकल फॉर्म में इंजन तक ले जाता है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर। तो सिंपल कार्बोरेटर कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत ही सिंपल है। आपको ये डायग्राम बिल्कुल ध्यान में रखना है, और एग्जाम में अगर आपसे कंस्ट्रक्शन आता है तो आप इसको मेरे ख्याल से बहुत आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड्स चाहिए तो आप एक बार बुक रेफर कर लेना। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्यूल along with this air, this carburetor is categorized into 3 parts. First is called updraft carburetor. Updraft carburetor का कहने का मतलब है कि एयर और फ्यूल दोनों ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। ये इंजन जो है वो ऊपर की तरफ होगा, एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ होगा। तो ये हवा नीचे से फ्यूल को लेके ऊपर इंजन की तरफ फ्लो करेगा, वो अपड्राफ्ट कार्बोरेटर कहलाता है। सेकेंड वन इज डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर, जैसा कि ये डायग्राम में शो किया गया। इसमें हवा और पेट्रोल फ्यूल मतलब दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ कार्बोरेटर इज कॉल्ड डाउन ड्राफ्ट। एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल ड्राफ्ट और हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। तो उसमें फ्लो का डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तीनों ही कार्बोरेटर के अपने सिग्निफिकेंस हैं, तीनों का अपना लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, या आप बुक में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं इसके डेरिवेशनल पार्ट में। जब आपको कार्बोरेटर डिफाइन करना है, मैंने आपको ये तो बताया कि ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर किस तरह से इंजन पे पहुंच रहा है, पर हमें सिर्फ फ्यूल और एयर का मिक्सचर ही ज़रूरी नहीं है, हमें अप्रोप्रिएट मिक्सचर चाहिए, प्रॉपर रेशियो में चाहिए। तो ये रेशियो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो है कि प्रेशर कम हुआ तो फ्यूल बाहर चला गया और एयर के साथ मिक्स होकर इंजन तक पहुंच गया, लेकिन इसका प्रॉपर रेशियो कैसे गवर्न करेंगे वो अगले कुछ मिनट्स में हम समझेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूब में 2 और चीज़ें लगी होती हैं, जिसमें से पहला होता है थ्रॉटल वॉल्व। इसी को हम एक्सेलरेटर भी कहते हैं। ये थ्रॉटल वॉल्व जैसे ही इंजन से सक्शन होता है, इंजन से सक्शन होने पे वो सक्शन को थ्रॉटल करता है, मतलब एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट करता है। इंजन से सक्शन हुआ तो एटमॉस्फेयर से हवा तो इस तरफ फ्लो करेगी, लेकिन ये एक्सेलरेटर अगर हम फुल एक्सेलरेटर करें, मतलब इस वॉल्व को अगर हम पूरी तरह से खोल दें, तो हवा ज़्यादा वेलोसिटी के साथ इधर फ्लो करेगी। जितनी ज़्यादा हवा की इनलेट वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा प्रेशर डिप्रेशन यहाँ होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर डिप्रेशन होगा उतना ज़्यादा फ्यूल बाहर आएगा। मतलब जितना ज़्यादा आप इस वॉल्व को खोलते चले जाओगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल आपके इंजन की तरफ पहुँचता चला जाएगा। इसी को हम एक्सेलरेटर कहते हैं, फ्यूल एक्सेलरेटर कहते हैं। और ये एक्सेलरेटर कैन बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ पेडल और वायर, ठीक है, तो जिसको हम एक्सेलरेटर केबल कहते हैं। Now, apart from this accelerator or throttle valve, there also exists another valve in opposite direction of this throttle valve, and this valve is called as choke valve. तो normally जब आप accelerate नहीं कर रहे हो गाड़ी को उस समय या इंजन को, उस समय ये accelerator valve या throttle valve close रहता है। जैसे ही आप throttle करते हो, accelerate करते हो, ये valve खुलता है, और ये valve जितना ज़्यादा खुलेगा एयर का सक्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एयर का सक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर डिप्रेशन होगा। लेकिन ये चोक वॉल्व जो है इसका फंक्शनिंग एक्सेलरेटर वॉल्व के ठीक अपोजिट है। नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे ये एक्सेलरेटर वॉल्व क्लोज रहता है और हम जब इसको ऑपरेट करते हैं तो ये खुलता चला जाता है, नॉर्मल कंडीशन में ये चोक वॉल्व खुला रहता है, और जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये चोक वॉल्व बंद होता है, क्लोज होता है। और क्लोज होता है मतलब ये चोक कर देता है, एयर के फ्लो को
ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है मतलब चोक कर देता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज चोक वाल्व। तो इसका यूज कब है? मान लीजिए कि किसी कारण से आपके सपोज फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हो गया या लेवल कम हो गया, तो जो कुछ भी पेट्रोल आपके इस फ्लोट चैम्बर में बचा रहेगा उतना ही पेट्रोल आपके पास अवेलेबल है इंजन तक भेजने के लिए। अब चूंकि फ्यूल टैंक से और पेट्रोल, एडिशनल फ्यूल आपकी गाड़ी पे नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इस फ्लोट चैम्बर पे धीरे धीरे फ्यूल का लेवल डिक्रीज होता चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब अगर यहीं पे फ्यूल का लेवल नीचे चला गया तो यहाँ पे भी फ्यूल का लेवल ये नोजल लिप वाले लेंथ से भी नीचे चला जाएगा। और अगर यहाँ भी फ्यूल का लेवल नीचे चला गया तो क्या होगा, अब अगर आपको फ्यूल बाहर जाना है, भेजना है, बाहर सप्लाई करना है, तो इस फ्यूल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस मेन फ्यूल जेट पे। अब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, आप यहाँ पे प्रेशर डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में नॉर्मली अगर हम इस सिर्फ एक्सेलरेट वाल्व को ऑपरेट करें, थ्रॉटल वाल्व को ऑपरेट करें, तो उतना सफिशिएंट प्रेशर डिप्रेशन नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर सक्शन हो रहा है और ये चोक वाल्व हम चोक कर दें, ब्लॉक कर दें, तो सक्शन तो हो रहा है लेकिन बाहर से अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में एयर अंदर नहीं आ पा रहा है। उस कंडीशन में प्रेशर ड्रॉप तो होगा और जो फ्यूल बाहर निकलेगा वो कम एयर के साथ में मिक्स होगा। तो चूंकि कम फ्यूल बाहर निकल पा रहा है, क्योंकि फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का लेवल ही कम है, इसलिए फ्यूल पहले से कम बाहर निकल रहा है और एयर भी बाहर से कम अंदर आ पा रहा है। क्योंकि ये चोक वाल्व ने चोक कर रखा है, तो बाहर से एयर भी कम आ रहा है, अंदर से फ्यूल भी कम निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो मिक्सचर बनेगा वो एक करेक्ट मिक्सचर प्रिपेयर हो सकता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चोक वाल्व। तो आगे हम चलते हैं इसके डेरिवेशनल पार्ट में। डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब किसी कार्बोरेटर को डिजाइन करते हैं तो 2-3 चीजें हमें कंसिडर करनी होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर रेशियो ऑफ एयर एंड फ्यूल। तो हमें एयर फ्यूल रेशियो को डिफाइन करना होता है। दूसरा, ये नोजल का लिप का हाइट कितना होना चाहिए, और तीसरा, इस नोजल का डायमीटर कितना होना चाहिए। फोर्थ, हम डिजाइन कर सकते हैं ये ट्यूब का, वेंचुरी का डायमीटर या थ्रोट का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बोरेटर है ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो वी यूज बर्नौली प्रिंसिपल, वी अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल बिटवीन दिस पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 पे प्रेशर P1, रो A is density of air, this C1 is velocity of air at this point 1। तो अब यहाँ पे पॉइंट 1 पे तो वेलोसिटी 0 है, आप बोलोगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चूंकि ये पॉइंट 1 है इसको भी हम 1 ही कह रहे हैं। तो दिस C1 is velocity of air which enters this tube। तो ये C1, और P2 is again pressure at this point 2, and C2 is velocity of air at this point 2। So basically we are applying this Bernoulli's principle just for air in this case। So हम सिर्फ air के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो this C1 is velocity of air at this point 1 and C2 is velocity of air at this point 2, and P1 is pressure at here and P2 is pressure at here। तो ये इक्वेशन हो गया बर्नौली का। नाउ अगर हम मान लें कि इनटेक के पहले, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले, सक्शन के भी पहले, ये पॉइंट नंबर 1 पे एयर का फ्लो वेलोसिटी कितना था, तो वी कैन assume this flow velocity of air before starting of suction as 0। यहाँ पे क्योंकि एयर स्टैग्नेंट था तो we can consider it as 0 velocity। So we can replace 0 here in place of C1। So this will simplify the equation like P1 upon rho A equals to P2 upon rho A plus C2 square by 2। Now one more assumption we have made here, and that is the density of air which we have assumed to be constant throughout point 1 to 2। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे एयर
इस ट्यूब में जा रहा है, चूंकि उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी डेंसिटी में भी कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए उसकी डेंसिटी ऑफ एयर को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया P1। ये इस इक्वेशन से वी कैन सिंप्लीफाई टू ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ एयर एट पॉइंट 2। ये ठीक नोजल जैसा ही है। तो C2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 P1 minus P2 upon rho A. Now this P1 minus P2 is actual pressure difference delta P, which can be measured as millimeter of mercury or millimeter of water or millimeter of fuel, whatever. So basically this P delta PA is nothing but difference in pressure at point 1 and point 2. This pressure difference at point 1 and point 2 will be same as the pressure difference between this float chamber pressure and this point 2 pressure. तो C2 is velocity। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गई, किसकी वेलोसिटी, जो एयर अंदर वेंचुरी ट्यूब में आ रहा है। अब ये वेलोसिटी से हम मास फ्लो रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है m इक्वल्स टू रो ए वी, मतलब मास फ्लो रेट इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ये हमने पढ़ा स्टडी फ्लो समय कंटिन्यूटी इक्वेशन में। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ एयर। तो C2 यहाँ से हम C2 यहाँ रिप्लेस कर देंगे। A2 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पॉइंट 2, मतलब वेंचुरी का नेक का क्रॉस सेक्शन एरिया। रो A इज डेंसिटी ऑफ एयर एंड C2 इज वेलोसिटी। तो m डॉट A विल बी A2 स्क्वायर रूट में 2 रो A डेल्टा PA। So this is the expression for mass flow rate of air through this venturi tube. Now this mass flow rate is actually a theoretical mass flow rate of air. Why theoretical? इसको अगर actual mass flow rate बनाना है तो we need to multiply with coefficient of discharge of air, that is CD. तो coefficient of discharge अगर इसमें हम multiply करें तो CD A2 square root 2 rho A delta PA will be your actual mass flow rate of air. As of now, the mass flow rate obtained here is only a theoretical mass flow rate of air. तो यहाँ से हमें mass flow rate of air मिल गया। Now अगर किसी तरह से हम mass flow rate of fuel भी कैलकुलेट कर लें तो we can obtain the ratio which is desired of air and fuel. So let us move further to calculate mass flow rate of fuel as we have calculated the mass flow rate of air. So for mass flow rate of fuel, we will again apply this Bernoulli's principle. Now the difference between these two equations which I am using here and which I used earlier, I mean this equation, the difference you will notice is this additional term GZ. This GZ is here because, why? Because if we have considered this tube, this venturi tube to be horizontal, so basically at this point 1 and point 2, अगर ये ट्यूब जो है वेंचुरी ट्यूब वर्टिकल है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि ये वेंचुरी ट्यूब वर्टिकल है, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में हवा जब फ्लो हो रहा है तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में एलिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। सो देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो हवा के फ्लो के समय पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी इग्नोर्ड दैट टर्म GZ हियर व्हेन वी अप्लाइड द बर्नौलीज इक्वेशन फॉर एयर। लेकिन जब हम फ्यूल की बात करते हैं, फ्यूल के फ्लो की, तो फ्यूल का फ्लो हो रहा है यहाँ से नोजल लिप के बॉटम पार्ट से नोजल लिप के अपर पार्ट तक। तो किसी भी कंडीशन में, चाहे ये ट्यूब वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी कंडीशन में फ्यूल को हमेशा वर्टिकली अपवर्ड मूव करना होता है। तो जब फ्यूल मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आएगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये GZ वाला टर्म आया है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर सेम। दूसरा चेंज क्या हुआ है, जो फ्लो ऑफ एयर था वो फ्लो उसको हमने CF से रिप्लेस कर दिया। मतलब CF मतलब मास फ्लो रेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, और P1 P2 इज प्रेशर डिफरेंस एट 1 and 2 एंड PF इज डेंसिटी ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ फ्यूल लेंगे, तो यहाँ से भी हम CF निकालेंगे। तो CF विल बी स्क्वायर रूट में 2 P1 माइनस P2 माइनस GZPF।
अब अगर इस इक्वेशन में ये जी जेड वाला टर्म हम मान लेते हैं कि नोजल लिप की हाइट 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस दिस वेलोसिटी ऑफ फ्यूल एंड वेलोसिटी ऑफ एयर बोथ विल हैव सिमिलर इक्वेशंस, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, नोजल लिप है तो वी हैव टू कंसिडर दिस नोजल लिप। तो इक्वेशन आता है स्क्वायर रूट में 2 डेल्टा पी ए, मतलब प्रेशर में डिफरेंस। नाउ दिस पी ए क्यों, हम भले ही फ्यूल के लिए कंसिडर कर रहे हैं बट प्रेशर हम एयर का ही देख रहे हैं, तो दैट इज बाई दिस डेल्टा पी ए माइनस जी जेड रो एफ इज यहाँ से आया एंड रो डिनोमिनेटर में अगेन रो एफ। तो यहाँ से हमें मास ऑफ फ्यूल मिल गया। अब मास ऑफ फ्यूल मिल गया तो हम फिर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल निकालेंगे। अगेन वी विल अप्लाई दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन और वहां से हमें मिलेगा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मतलब रो ए सी। तो रो एरिया, यहाँ पे सी छूट गया है, सी एफ वेलोसिटी होगा, तो सी एफ वेलोसिटी अगर हम रख दें तो मिलेगा ये एक्सप्रेशन, ए एफ बाहर आ गया, 2 रो एफ, ये रो एफ आया, ये वाला रो एफ जो स्क्वायर रूट के अंदर चला गया, डेल्टा पी ए माइनस जी जेड पी एफ। तो इस तरह से दोनों रेशियो को अगर हम यूज कर लें तो वी कैन इजीली कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो, दैट इज एम ए अपॉन एम एफ। तो एम एफ ये हो गया और एम ए वी हैड कैलकुलेटेड अर्लियर। तो अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो रेशियो कम्स टू A2 अपॉन ए एफ, स्क्वायर रूट में रो ए अपॉन रो एफ, अगेन स्क्वायर रूट में डेल्टा पी ए अपॉन डिनोमिनेटर में डेल्टा पी ए माइनस जी जेड पी एफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, चूंकि ये थ्योरेटिकल था, अगर इसको हम एक्चुअल कर ले, फिर से मैंने जैसा बताया था, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन बोथ केस, एयर के केस में भी और फ्यूल के केस में भी। सो सी डी सफिक्स ए इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एयर एंड सी डी सफिक्स एफ इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर फ्यूल। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एयर फ्यूल रेशियो फॉर अ कार्बोरेटर। तो इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म्स आए एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस A2 इज एरिया ऑफ वेंचुरी ट्यूब। तो अगर मान लेते हैं कि हम ये मान के चलें कि हमें 14.1:1 का एयर फ्यूल रेशियो चाहिए, तो आपका LHS फिक्स हो गया 14.1। अब CD-A और CD-F उसके ट्यूब की प्रॉपर्टी है, तो ये भी हमें कांस्टेंट पता होता है। A2 इज डायमीटर ऑफ वेंचुरी ट्यूब। तो आप यहां से इस इक्वेशन से डायमीटर ऑफ वेंचुरी ट्यूब कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप मास फ्लो रेट एयर फ्यूल रेशियो फिक्स कर दो। तो आप इसी एक्सप्रेशन से AF जो है वो नोजल का डायमीटर है, तो नोजल का डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहां से फ्यूल का फ्लो हो रहा है। और इसी एक्सप्रेशन से आप Z भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली दिस एयर फ्यूल रेशियो डिपेंड्स अपॉन area of venturi, area of that nozzle tip and nozzle lip, length of nozzle lip Z, and pressure difference and density. So density को अगर हम constant माने तो mass flow rate depends upon this mass flow rate depends upon CDA, CDF, area of venturi and area of nozzle lip and length of nozzle. तो ये this is an important expression which is used for calculation of nozzle lip, air flow rate, air fuel ratio, diameter of venturi and all sort of calculations. तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ कार्बोरेटर यूजिंग द सेम फॉर्मूला इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट आप उसको सॉल्व करो एंड आस्क द डाउट इफ एनी। सो थैंक यू।